एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। सास को लेकर कितनी सारी कथाएं और कहानियां बनी हैं। क्या एक सास कभी माँ नहीं बन सकती? क्या कभी एक बहू अपनी सास के लिए बेटी नहीं बन सकती? सास और बहू पर कितने सारे सीरियल बनाए गए, लेकिन इन सीरियलों में तो कुछ ज़्यादा ही बहू को अच्छा दिखाते हैं और सास को एकदम विलन बना देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है। जेल के सलाखों के पीछे ऐसे कितने सास और बहू कैद हैं जिन्होंने अपने जालिम होने का प्रमाण पत्र भी दिया है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। मेरी सास दुनिया की सबसे अच्छी औरत थी। ये बात मुझे कहते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की तरह थी। वह उन सासों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी जो ना तो खुद सुकून से रहती हैं, ना किसी दूसरे को रहने देती हैं, बल्कि मेरी सास उन थोड़े इंसानों में से थी जिनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। बहू को कैसे बेटी बनाया जाता है और घर में सुकून कैसे रखा जाता है। मगर अफसोस, मैं तो जीते जी अपनी सास को ना पहचान पाई थी। उसने तो मुझे बेटी बना लिया था और बेटी मान भी लिया था, मगर मैं उसके जीते जी उसको अपनी माँ ना मान सकी थी। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान बड़ा मतलबी होता है। जिंदा इंसानों की कदर होती ही नहीं और मरने के बाद जब उसके मुर्दा शरीर पर लिपट लिपट कर रोते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में हुआ था। मेरा नाम अनु है। मेरी पैदाइश एक खाते पीते घर में हुई थी। माँ और पापा आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहा करते थे और दोनों ने लव मैरिज की थी। पापा का अपना खानदानी बिजनेस था, माँ घरेलू औरत थी। मेरे पापा के और कोई भाई बहन भी नहीं थे, वह इकलौते थे, जबकि माँ की 5 बहनें थीं। मेरी पैदाइश उनकी शादी के 2 साल बाद हुई थी। मैं इकलौती और अपने माँ पापा की पहली औलाद थी, इसलिए माँ पापा की बेहद लाडली भी थी। जिंदगी बड़ी आराम से और खुशी के साथ बीत रही थी। न जाने कैसे हमारे जिंदगी में एक तूफान आया और सब कुछ बहा कर ले गया। मुझे आज भी वे दिन अच्छी तरह से याद है। माँ और दादी में अक्सर नोक झोंक हुआ करती थी। दादी को ये शिकायत थी कि शादी के बाद पापा बदल गए हैं, उनके पास नहीं बैठते, उनका हाल नहीं पूछते, बस वह अपनी पत्नी और बच्चे के होकर रह गए हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। पापा दादी को टाइम देने की पूरी कोशिश करते थे, मगर फिर माँ की बीमारी बीच में आ जाती थी। माँ को कैंसर था, जिसका रिपोर्ट अभी 2 महीने पहले ही आया था। मुझे तो माँ देखने में बिल्कुल ठीक ठाक नजर आती थी। लगता ही नहीं था कि वे ऐसी खतरनाक बीमारी से लड़ रही हैं, मगर फिर रिपोर्ट झूठ तो नहीं हो सकती थी। माँ की बीमारी की वजह से पापा ज्यादा टाइम मेरी माँ के साथ बिताने लगे थे और ये चीज़ दादी के लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। लगता था माँ को कोई बीमारी नहीं है, बस पापा की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए वह इस बीमारी का ढोंग रचा रही हैं। मैंने अक्सर दादी को कहते हुए सुना था। माँ को कहती थी, बाज आ जाओ, क्यों खुदा के कहर को आवाज़ दे रही हो? खुदा ना करे कहीं तुम्हें ये सच में बीमारी लग गई तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। जबकि माँ दादी की बात सुनकर इस बात को नाक से मक्खी की तरह उड़ा देती थी और ये बातें अब दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही थी। माँ अब मुझे दादी के पास नहीं आने देती थी। वह मुझे कहती थी, मेरी दादी गंदी है, पापा को मुझसे दूर कर देगी। मैं माँ से कहती थी, दादी तो पापा से बहुत प्यार करती हैं, फिर वह आपसे प्यार क्यों नहीं करती? माँ कहती थी, दादी पापा की माँ है, इसलिए पापा से प्यार करती हैं, जबकि वो मेरी सास हैं और सास बहुत बुरी होती है। उसको बहू अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बहू से नफरत करती है। तुम्हारी दादी भी इसलिए मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं उनकी बहू हूँ और उनको अच्छी नहीं लगती। मेरी माँ ने मेरे दिमाग में मेरी दादी की तरफ से नेगेटिव बातें करना शुरू कर दिया था। अब बहुत ज़्यादा दादी को जब माँ से लड़ता हुआ देखती तो मेरे दिमाग में दादी का कैरेक्टर बहुत गलत दिखने लगता था। सोने पर सुहागा बात ये थी, रही सही कैरेक्टर चलते हुए सीरियलों ने पूरा कर दिया था, जिनमें ज़्यादातर सास को ही गलत दिखाया जाता है। मैं कभी भी उसके पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं करती थी और न उस वक्त मेरी इतनी कोई उम्र थी। उम्र के हिसाब से सीरियल में चलते सास के कैरेक्टर की तुलना मैं अपनी दादी से करने लगी थी और उस रोती धोती बहू की तुलना अपनी माँ से किया करती थी। खैर, वक्त बीतता गया। एक दिन शाम का वक्त था जब दादी की सेहत बेहद खराब थी। वह बराबर अपने कमरे में लेटी खांस रही थी। माँ बाहर आंगन में बैठी सीरियल देख रही थी। दादी की आवाज़ से तंग आकर माँ बार बार रिमोट उठाकर चैनल बदल रही थी। मैंने 2-3 बार कोशिश की जाकर देखूं कहीं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मगर मम्मी ने मुझे रोक लिया और कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस ड्रामा है। उनको पता है इस समय हम फ्री बैठे हुए हैं,
इसलिए उनसे ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। साथ ही साथ मेरी दादी भी आवाज़ दे रही थी, मगर मेरी माँ आंगन में बैठी थी और मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुम आराम से अपने कमरे में जाकर आराम करो, कुछ ही देर में खुद ही सेट हो जाएगी। मैं अपने कमरे में आकर स्कूल का काम करने लगी थी जब मुझे अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से उठकर बाहर जाना चाहा, मगर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने माँ को आवाज़ दी तो माँ ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, बिल्ली ने पतीला गिराया है, तुम अपना काम खत्म करो। माँ की बात सुनकर मैं अपने खोई हुई शब्द में वापस अपने बेड पर आकर बैठ गई थी। ये आवाज़ सिर्फ पतीला गिरने की तो नहीं थी, मैं काम करते करते वहीं बेड पर सो गई थी। इस बात से अनजान थी कि कमरे से बाहर क्या हो चुका था। मेरी आंख पापा की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा एकदम से खुल गया था। मैं बाहर आई और बाहर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। सामने ही माँ सीढ़ियों के आंगन में गिरी पड़ी थी और पापा उनका चेहरा गोद में रखे उनको होश में ला रहे थे। साथ ही साथ मेरी दादी को भी आवाज़ दे रहे थे, मगर मेरी दादी बुत बनी बैठी थी। वह पापा के इतना बुलाने पर भी बाहर नहीं आई थी। पापा माँ को कमरे में ले गए। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आने के 15 मिनट के बाद माँ को होश आ गया था। माँ ने पापा को कहा, वह सीढ़ियों से उतर रही थी जब अचानक चक्कर आया, वह गिरकर बेहोश हो गई थी। उनको बेहोश हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। इस बात पर मैंने चौंक कर माँ की तरफ देखा था और एक नज़र घड़ी को देखने के बाद सोच में पड़ गई थी, माँ झूठ क्यों बोल रही हैं। अभी 2 घंटे पहले तो मैं माँ को सही सलामत आंगन में छोड़कर गई थी। पापा ने कहा वह दादी को देखकर आते हैं, इतनी देर से वह बाहर क्यों नहीं आई। मैं भी पापा के साथ दादी के कमरे की तरफ चल पड़ी थी ताकि दादी का कठोरपन देख सकूं, मगर अंदर आते ही हमारे सर पर आसमान गिर पड़ा था। दादी औंधे मुंह फर्श पर गिरी पड़ी थी। उनके बदन से बहुत ज़्यादा खून बहकर फर्श में बिखरा हुआ था। दादी को सीधा किया गया, अब कोई फायदा नहीं था। उनका नीला पड़ा बदन इसका गवाह था, वह इस दुनिया में नहीं थी। मुझे एकदम से वे आवाज़ याद आ गई थी। मेरा शक ठीक था, वह आवाज़ बिल्ली के पतीला गिराने की नहीं थी, बल्कि दादी के गिरने की थी। काश कि उस टाइम माँ उठकर दादी को देख लेती तो शायद वे अस्पताल पहुँचने से दादी की जान बच सकती थी। मगर खैर, अब क्या हो सकता था। दादी का कफन दफन किया गया। तीसरे दिन उनका तीजा भी कर दिया गया था। धीरे धीरे जिंदगी अपने हिसाब पर आ गई थी। माँ बेहद खुश रहने लगी थी। अब मेरी माँ के अंदर कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही थी, मगर कहते हैं ना, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। माँ को हाय लग गई थी। माँ ने जो झूठी बीमारी का ढोंग रचाया था, वह बीमारी माँ को सचमुच में लग गई थी और वह बीमारी माँ के लिए जानलेवा साबित हो गई थी। थोड़े ही महीनों के अंदर अंदर मेरी माँ भी चल बसी थी। हमारे घर का हर चीज़ बिखर कर रह गया था। मैं उस वक्त 14 साल की थी, मगर किसी 7 साल के बच्चे की तरह थी। माँ और दादी की मौत के बाद हमारे घर का माहौल भी बुरी तरह से तितर बितर हो गया था। पापा बाहर से खाना ला ला कर थक चुके थे। पापा ने घर के लिए एक नौकरानी भी रखी थी, मगर उससे भी कोई खास बदलाव नहीं आया था और मैं घर में अकेली पड़ी पड़ी माँ के लिए रोती रहती थी। जब पापा घर में दाखिल हुए, उनके साथ मेरी नानी थी और मेरी मौसी भी थी। जो हैरानी की बात तो ये थी, पापा के साथ एक औरत दुल्हन के जोड़े में आई थी और वह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही मौसी थी, जिसे 3 साल पहले उसके पति से डिवोर्स हो चुकी थी। पापा उसको ब्याह कर मेरी माँ बनाकर मेरे घर में ले आए थे। सिर्फ यही नहीं, मौसी के साथ 2 बच्चे भी आए थे जो कि उनके पहले पति से थे। मौसी की हद तक तो बात ठीक थी, मगर उनके बच्चों की बात मुझे हजम नहीं हुई थी। इस घर की इकलौती बच्ची थी। अब मुझे इस घर में अपने साथ और 2 बच्चों को देखना था, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। खैर, बच्चे तो न थे। हम मौसी की बेटी शहनाज की उम्र 15 साल की थी और उनके बेटे सोनू की उम्र 18 साल की थी। वह दोनों उम्र में मुझसे बड़े थे। मैं खुद 14 साल की थी। मैंने अपने पापा से नाराज़गी का इजहार किया था, पर पापा ने इस बात को मेरा बचपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, जिस बात ने मुझे बेहद शक में डाल दिया था और मैं पैर पटकती जाकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। मगर अगली सुबह मेरी मौसी, जो कि मेरी सौतेली माँ थी, उसने मुझे कहा, वह जानती है मुझे उनके बच्चों का आना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी है, वह अपने बच्चों को कहीं और नहीं छोड़ सकती थी। मौसी ने मुझे कहा, उसके बच्चे कभी मेरी जगह नहीं लेंगे और ना ही मेरे बराबर आएंगे।
मैं उनके तरफ से फिक्र ना करूं। मौसी के मुंह से ये बातें सुनने के बाद मैं काफ़ी हद तक तसल्ली में हो गई थी। टाइम बीतता गया था। मौसी ने अपना कहा सच किया था। उसके बच्चे मेरे सामने कम ही आते थे। शहनाज ने मेरे साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिश की थी, मगर मेरे घमंड को देखकर और मैंने साफ शब्दों में भी कह दिया था कि अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो तुम लोग मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरा शब्द काफ़ी तीखा था। मैंने उससे काफ़ी बदतमीजी की थी। न जाने मुझे किस चीज़ का घमंड था। शायद दूध का असर था। मुझे अपनी माँ पर ही तो जाना था। मेरी माँ भी तो यही कुछ किया करती थी, यही जुबान बोलती थी। मेरी दादी भी तो यही कहा करती थी। मैं अपनी माँ पर गई हूँ। शहनाज ने कभी मुझे पलट कर कोई जवाब नहीं दिया था और वह अपने कमरे में चली गई थी। मगर उस टाइम मैंने देखा कि मेरी मौसी पापा को लिए वहाँ खड़ी थी। पापा के चेहरे से नज़र आ रहा था वो मेरी सारी बदतमीजियाँ देख चुके थे। पापा ने मुझे उस दिन बहुत डांटा था, जबकि मौसी पापा को मना कर रही थी। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली, मगर बाद में मुझे ऐसे लगा जैसे ये सब जानबूझकर किया गया हो। शहनाज जानबूझकर मेरे पास आई हो और मैंने उससे बदतमीजी की। शायद ये सब पापा को दिखाना चाहती थी। मैं कुछ न कुछ अपने दिमाग में सोचे जा रही थी। उसमें गलती सिर्फ मेरे गंदे दिमाग का था, जबकि मौसी ने कभी अपने बच्चों में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं किया था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल मौसी के तरफ से बुरा होने लगा था। वक्त आगे बढ़ा। मैं अब बेहद खूबसूरत हो गई थी। मुझ पर टूटकर जवानी का हुस्न चढ़ गया था, जिसने मुझे और ज़्यादा घमंडी बना दिया था। मेरी सौतेली बहन शहनाज की शादी कर दी गई थी, मगर उसके नसीब भी अपनी माँ जैसी थी। मौसी की सास बेहद जुल्म करती थी, इसलिए मौसी को उसके पहले पति ने अपनी माँ की बातों में आकर डिवोर्स दे दिया था और मेरी मौसी को बच्चे समेत घर से निकाल दिया था। अब यही हाल शहनाज की थी। उसकी सास भी बहुत बुरी औरत थी। हर दिन घर में ऐसे ऐसे क्लेश कर देती थी। खुदा की कसम, उसकी सास इतनी बुरी थी और उसका पति काठ का उल्लू था। माँ की बातों पर जल्दी से यकीन कर लेता। हर दूसरे दिन शहनाज को मार पीट कर घर से निकाल कर बाहर कर देता। रोती पीटती घर आ जाती। जैसे ही अगले दिन जख्म ठीक होते, मौसी फिर से शहनाज को उसके घर भेज दिया करती थी। उसे कहती कि उसका घर वही है, उसे वही संभालना है। वह भी माँ की बातों को पल्लू से बांध कर चली जाती और 2 दिन के बाद फिर से नए ड्रामे से वापस आ जाती। मौसी ने वह सारी चीज करके देख ली थी। अब तो बस मौसी रात दिन उसके सास के मरने की दुआएं करती रहती थी। किसी तरह उसकी सास मर जाए, उसकी बेटी की जिंदगी आसान हो जाए। न जाने अब उसकी दुआएं कब कबूल होनी थी। मुझे शहनाज और उसके ससुराल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसकी वजह से जो मेरे पापा परेशान रहते थे, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। पापा उसकी परेशानी में घुलते जा रहे थे। उन्हें शहनाज की ये बर्बादी रोज रोज दुख में डाल रही थी। कुछ दिन पहले मेरे लिए भी काफ़ी सारे रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मैंने सारे के सारे ठुकरा दिए थे। मैं खुद को अनोखा समझती थी। ऐसे कैसे किसी इंसान के साथ शादी कर लेती। मुझे तो किसी हैंडसम लड़के का इंतजार था, न जाने वह कब आता। उस बीच मुझे मेरे सौतेले भाई सोनू पर भी बहुत गुस्सा आया था, जिसका कहना था कि वह तब तक शादी नहीं करेगा जब तक वह अपनी दोनों बहनों को अपने घर से विदा न कर दे। मौसी के बेटे सोनू की शर्त ने मुझे आग लगा दी थी। वह मेरी शादी के पीछे पड़ा हुआ था, मगर मैंने भी सोच लिया था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी। वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। मैं 26 साल की हो चुकी थी। अब मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। मेरी शादी के इंतजार में बैठा मौसी के बेटा सोनू भी परेशान हो रहा था। मौसी मुझ पर शादी का दबाव डालने लगी थी ताकि मेरी शादी हो, और मेरी शादी के पीछे मेरे पापा की ख्वाहिश भी अब बीच में आ रही थी। मगर मैं जानती थी कि असल वजह पापा नहीं थे, बल्कि वह खुद भी थी और खुद चाहती थी मुझे जल्द से जल्द इस घर से विदा करें और फिर सोनू की शादी करके मेरे घर में अपनी बहू के साथ राज करें। मैं इतनी जल्दी उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दे सकती थी, इसलिए हर रिश्ता ठुकरा रही थी, इस बात से बेखबर मेरे साथ क्या होने वाला था। पापा का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था। एक दिन आधी रात के टाइम पापा की तबीयत बिगड़ गई। हम बहुत परेशान थे। पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने सोनू को कहा वह किसी डॉक्टर को बुलाकर लाए। पापा मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वह अपनी बात मुझे कह ही नहीं पा रहे थे। सोनू कुछ देर के बाद वापस आ गया, लेकिन जब मैंने उसके साथ देखा तो एकदम मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैंने मुड़कर पापा की तरफ देखा, जिनकी आंखों में एक उम्मीद थी
पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं एक पल में सब कुछ समझ गई थी। मैं सर झुकाए पापा के पास बैठ गई। सोनू लेने तो डॉक्टर को गया था, लेकिन जब वापस आया तो उसके साथ डॉक्टर के बजाय एक मुल्ला जी थे और मोहल्ले के 3-4 आदमी थे। मौसी ने मुझे एक लाल रंग का दुपट्टा मेरे सर पर उड़ा दिया, मेरे पास बैठ गई। दूसरी तरफ सामने सोफे पर मुल्ला जी और बाकी लोग के साथ बैठ गए। मुल्ला जी ने पापा की परमिशन ले ली, मेरी निकाह पढ़वा दी। कुछ पल का खेल था। मैं जिस इंसान को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मुझे हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया था। शायद सोनू मौलवी साहब और बाकी लोगों को बाहर छोड़ने गया था। मौसी भी कमरे से चली गई थी। मैंने पापा को अकेला पाया तो फट पड़ी थी। पापा, आपने अच्छा नहीं किया। वह इंसान जिसके पास मुझे बैठना तक पसंद नहीं था, आपने मुझे उसके साथ ब्याह दिया। उससे तो अच्छा था कि आप मेरा गला घोंटकर मुझे मार ही देते। वह आदमी कहीं से भी मेरे काबिल नहीं था। तो पापा ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे लिए यही अच्छा लगा। शहनाज को ब्याह कर मैं देख चुका हूँ। मेरा बाहर के लोगों से विश्वास उठ गया है, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी मौसी के सर पर दे दिया है, ताकि तुम्हारा सामना कभी किसी के साथ ना हो। अगर मैं तुम्हें बाहर ब्याह देता तो न जाने कैसे लोग होते, सास कैसी होती, पति कैसा होता। मुझसे तो पहले ही शहनाज का दुख बर्दाश्त नहीं होता, तो तुम तो मेरी लाडली हो। तुम पर कोई आँच ना आए, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम फिक्र ना करो, सोनू और उसकी माँ बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा। अब जाकर आराम करो, सुबह तुम्हारी विदाई है। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली। सोनू मुझे कमरे के दरवाजे के पास खड़ा नजर आया था। सोनू हम दोनों की बातें सुन रहा था। मैंने एक नफरत भरी उस पर नजर डाली और कमरे में आ गई। अगले दिन पापा ने मेरी विदाई नहीं की, बल्कि सोनू की थी। मुझे अपना कमरा छोड़ना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। पापा ने सोनू को ही मेरे कमरे में शिफ्ट किया था। कुछ ही दिनों के बाद पापा भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए थे। उस दिन मैंने मौसी समेत सोनू और अपने पति को बहुत सारी बातें सुनाई थी। मैंने मेहमानों का भी बिल्कुल लिहाज नहीं किया था और अपने माँ बाप की मौत का सारा इल्ज़ाम शहनाज और अपनी सास पर डाल दिया था। उन्हें कहा कि उनकी वजह से मेरा बाप मरा है, जो हर रोज अपने दुखड़े आकर मेरे पापा के सामने सुनाती थी। इसी वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हो गए हैं। उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा था। मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा भी आया था, जिसे मेरी सास ने ये कहकर चुप करवा दिया कि वे अभी सदमे में है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम उससे कुछ मत कहना। थोड़े दिन के बाद जिंदगी में थोड़ी सुधार आ गई थी। वे दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर मुझे ये सब सिर्फ ढोंग लगता था। अपनी सास तो हद से ज़्यादा नफरत कर चुकी थी। मेरे और मेरे पति के बीच का रिश्ता बस कागजी था। उस दिन हमने किसी रिश्तेदार की शादी पर जाना था। मेरी सास की सेहत मौके पर ही खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मुझे अपने पति के साथ शादी पर जाना पड़ा। वहाँ हर कोई मेरे पति की तारीफ कर रहा था। सुहाना, तुम्हारा पति बहुत ही हैंडसम है। इस बात का असर आज मुझ पर हुआ था। वह तो बहुत ही अच्छा था। उसने कब मेरे दिल की तार छेड़ दी, मुझे कुछ खबर ही नहीं हुई थी। हाँ, ये सच था कि आज से पहले मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा था। मैं तो उसे अपनी मौसी का बेटा ही समझती रही थी, जिसने मेरे पापा का प्यार मुझसे बांट लिया था। मैंने उसे खुदा का वास्ता लिया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था वह कितना सही इंसान था। वह किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। मेरा दिल पूरी तरह से उसका हो गया था। घर वापसी पर मैंने उससे हर कोशिश की बात करने की, मगर उसने तो मुझे नज़र उठाकर देखा तक नहीं था। घर पहुंचकर वह सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया, जबकि मैं अपने कमरे में उसका इंतजार करने लगी। वे 1 घंटे के बाद आया था। उसने सर से पैर तक मुझे देख लिया था। मुझे लगता था वो मेरी तारीफ करेगा, मगर उसके मुंह से निकलने वाले शब्द सुनकर मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरे कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। उसने मुझे कहा कि सुहाना, मैं तो आपके काबिल नहीं था। आपकी ज़िंदगी तो मेरे साथ बर्बाद हो गई थी। आप तो मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। तो आज ऐसा क्या हो गया? सारी बात भूलकर आप मेरी तरफ मुड़ रही हैं। उसका शब्द उस तरह गंभीर था कि मैं कुछ बोल नहीं सकी। उसने मुझसे कहा कि उसने मेरे सामने इतनी गिरी हुई हरकतें करके मेरा प्यार हासिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका कहना था कि जितना बुरा वो मुझे लगता है, उसको भी उतनी ही बुरी मैं लगती हूँ। मैं अपनी इस तरह बदलाव पर खिल उठी थी। मैंने सोच लिया था
कि उसे अपने कदमों में ढेर करके रहूंगी। उसे मुझे ठुकराया था ना, मगर मेरे पास भी हुस्न का हथियार था जिसे इस्तेमाल करना मैं बखूबी जानती थी। खैर टाइम बीतने लगा, लेकिन मेरे पति का व्यवहार मेरे लिए जरा भी न बदला था। वह घंटों मेरी सास के पास बैठा रहता। यकीनन वही थी जो उसके कान भरा करती थी और मेरे पति को मेरे खिलाफ कर रही थी। दिल तो करता था मैं अपने पति को लेकर उससे कहीं दूर चली जाऊं, मगर ऐसा मैं सिर्फ सोच ही सकती थी। सास की नफरत मेरे दिल में और ज्यादा गहरी होती गई। वह अब तक मुझे किसी 14 साल की बच्ची की तरह घर का कोई काम नहीं करने देती थी। मेरी मौसी यानी कि मेरी सास ने शहनाज को सारे गृहस्थी का काम सिखाया था। मेरे पापा ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन मुझे इस सब कामों का शौक बिल्कुल भी नहीं था। यूं मैं फूहरपन में सबसे आगे रही। अब मुझ पर घर का काम बेहद भारी पड़ रहा था। मेरी सास बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी। न जाने कौन सी ऐसी बीमारी लग गई थी। मुझे मेरे पति की नज़रों में गलत साबित करना चाहती थी। मैं ना चाहते हुए भी किचन में गई थी। अब खाना तो बनाना ही था। मैंने पूरा हफ्ता किचन में बर्बाद किया था। मैं जो खाना बनाती मेरी सास हंसते हुए खा लेती, जबकि मेरा पति उसका एक आधा निवाला भी नहीं खा पाता था, क्योंकि जो कुछ मैं पकाती थी वे खाना तो नहीं था, बल्कि उसके अलावा और भी कुछ नाम दे सकते थे। सास का मेरे हाथ का खाना खाते हुए हंसना मुझे जहर लगता था। मेरे पति के सामने अच्छा बनने के लिए वह कैसे भोली शक्ल बनाकर खाना खा लेती थी। खैर एक दिन मेरे पति ने खाना पकाने वाली नौकरानी का इंतजाम कर लिया। मैंने भी खाना पकाना साथ साथ सीख लिया था, लेकिन ये सब सीखना बेकार हो गया था, क्योंकि मेरी सास इस दुनिया से चल बसी थी। लेकिन जाने से पहले मेरे पति को मेरे बारे में खूब कान भर गई थी, इसलिए मेरा पति मुझे अलग दूसरे कमरे में रहने लगा था। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, वह ठीक हो जाएगा, मगर सब ठीक होने के बजाय रोज रोज बिगड़ता ही जा रहा था। 3 साल जैसे पर लगाकर उड़ गया था, मगर मेरे लिए ये 3 साल 3 सदियों से कम नहीं थे। 3 सालों में मुझ पर जो बीती थी, मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई थी। मेरी सास, जो कि मेरी मौसी थी, उसके कमरे से मुझे उसकी एक डायरी मिली थी, जिसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह मुझसे जो मोहब्बत करती थी वह दिखावा नहीं था, ना ही कोई ढोंग था, बल्कि वह सचमुच मुझे अपना बेटी मानती थी और सच में ही मुझ पर कुर्बान हो जाया करती थी। वजह ये नहीं थी कि मुझसे मोहब्बत का दिखावा करे, वह मेरे पापा की नज़रों में अच्छी बन जाए। हकीकत ये थी कि वह मुझे पापा से भी ज़्यादा चाहती थी, क्योंकि मैं उनकी मोहब्बत की निशानी जो थी। हाँ, ये सच था कि मौसी पापा से मोहब्बत किया करती थी। मौसी और पापा की मंगनी होने वाली थी, जब मौके पर माँ ने खुदकुशी का ड्रामा करके सबको मजबूर कर दिया, जिसके नतीजे में मौसी के बजाय माँ की मंगनी पापा के साथ कर दी गई थी। और फिर मौसी की शादी कुछ ही साल के बाद दूसरी जगह पर कर दी गई थी। मगर मौसी के ससुराल वाले मौसी को काफ़ी तंग किया करते थे। मौसी को हर टाइम पापा के नाम के ताने दिए जाते थे और रोज़ उनको कोसा जाता था। फिर जब भी मेरी माँ की मौत के बाद मौसी को फिर से एक होने का मौका मिला, तो उन्होंने शादी करने में देर नहीं लगाई थी। मौसी के जो बच्चे थे वह उनके अपने नहीं थे, बल्कि उनके पति की पहली पत्नी से थे, जो इस दुनिया से जा चुकी थी। वह बच्चे बचपन से ही मौसी से अटैच हो गए थे और मौसी को ही अपना माँ मानते थे। इसलिए जब मौसी को डिवोर्स हुई तो वह भी मौसी के साथ ही आ गए थे। मौसी ने डायरी में जगह जगह मुझे अपने जीने की वजह लिखा था। मौसी को मेरी माँ से बहुत मोहब्बत थी और दूसरी तरफ पापा से भी। मौसी मुझे अनमोल समझती थी। उसने अपने बेटे को कसम दी थी वह कभी भी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। मैं उसके प्यार को ढोंग समझती रही, लेकिन वह क्या था। अब तो 3 साल होने को आए थे। मैंने घर के सारे काम काज सीख लिए थे। मैं अपने पति को मनाने की हर कोशिश कर रही थी, मगर मेरा पति मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझता था। न जाने किस मिट्टी का बना था। मेरी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन थक हार कर मैं रोने लगी। मेरे सब्र की अब बांध टूट चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठे रोते हुए वहीं सो गई थी। अभी मुझे सोए कुछ ही देर बीते थे जब मेरे सपने में मेरी सास आई और मुझसे कहने लगी कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे यहाँ से निकाल कर किसी और जगह दफना दो, पर ये बात अपने पति को हरगिज नहीं बताना। मैं उठी तो परेशान थी, न जाने कैसा सपना था। अगले दिन मैं इस बात को भूल भाल गई थी। जब अगली रात मुझे फिर से वही सपना आया जिसने मुझे बेचैन कर दिया था। अगले दिन मैं सुबह सुबह उठी और पास में रहने वाले मुल्ला जी से राय लेने के बाद
मैंने सोचा कि कब्रिस्तान जाकर सास की कब्र खुदवा कर देखती हूँ। जाते हुए मुझे ख्याल आया कि बाजार से कुछ फूल ले जाती हूँ, जब वहाँ माँ, पापा, दादी और सास चारों की कब्रों पर चढ़ा दूंगी। मैं वैसे भी हमेशा फूलों के साथ ही कब्रिस्तान जाती थी। फूल वगैरह लेने के बाद मैं कब्रिस्तान गई और दुआ के बाद सास की कब्र खुदवाई करवाने लगी। लेकिन अंदर देखते ही मैं चौंक उठी थी। अंदर तो मेरी सास थी ही नहीं, खाली कब्र मुझे मुंह चिढ़ा रही थी। तब उस कब्र खोदने वाले ने मुझे बताया कि मेरे आने से पहले एक आदमी आया था जो मैयत कब्र से निकाल कर ले गया है। मुझे एकदम से अपने पति का ख्याल आया था। मेरी सास ने उसे बताने का मना किया था, मगर कहीं उसने मुझे मौलवी साहब से बात करते हुए सुन तो नहीं लिया था। मैं भागते हुए घर वापस आई। सास के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा दिल चीरने के लिए काफ़ी था। सामने ही मेरी मरी हुई सास का पूरा बदन था, जिसका कफन अभी तक बिल्कुल बेदाग था और कमरे में इत्र की खुशबू भी आ रही थी, जबकि मेरा पति कमरे में ही एक तरफ मेरी सास की कब्र खोद रहा था। वह बच्चों की तरह रो रहा था। मुझे देखा तो मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहने लगा, तुमने जीते जी तो मेरी माँ को सुकून से ना रहने दिया, अब मरने के बाद तो उसे सुकून से अपने कब्र में सोने दो। मेरी माँ से मेरी शिकायतें मत किया करो, जिसकी वजह से वह कब्र में भी आराम से नहीं रह पाती। मैं बिल्कुल सुन से अपनी जगह खड़ी थी। तो क्या इसी वजह से मेरी सास इतनी तकलीफ में थी? क्योंकि मैं तकलीफ में थी। एकदम से सास के पास बैठकर रोना शुरू कर दिया था। वह मुझे क्या हो गया था? मैं क्यों उस हीरे जैसी औरत की कदर ना कर सकी थी? वह सारी जिंदगी इस बात के लिए तरस रही थी कि मैं उसे मोहब्बत से दो बोल बोल दूं। और मैंने क्या किया था? मुझे अपने किए और बर्ताव पर बहुत पछतावा हो रहा था। मेरी सास को घर के आंगन में ही दफना दिया गया था। मेरी सास के सुकून के लिए मुझे भी अपना लिया था, मगर मेरे अंदर की शर्मिंदगी कम नहीं होती थी। काश मैं अपनी सास की कदर कर पाती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।